पूर्व में है ना बच्चों, जैसा कि अपन ने पूर्व में अध्ययन किया था कि वन समाज और उपनिवेशवाद है ना। तो वन समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित अपन ने जो पूर्व में अध्ययन किया था उसी से संबंधित हम और आप आज अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यवसायिक से तात्पर्य आप सभी लोग समझते होंगे। तो व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व में अपन ने जो अध्ययन किया था है ना, तो आज उस संदर्भ में आप लोगों से जो अध्ययन करने जा रहे हैं जानकारी देना चाहते हैं कि व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत हम डबल बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपका ध्यान आकर्षित हो और अध्यापन कार्य के प्रति आपका रुझान बढ़े और आप समझने का प्रयास करें। जबकि समय जाता है लेकिन पक्का पढ़ा के आया जाए या पक्का पढ़ा जाए, है ना। जैसे कहते कम पढ़े लेकिन पक्का पढ़े, पूरा पढ़ ले और फिर उसके बाद कुछ जानकारी ना हो। अच्छा, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। क्या था? जो जहाज से और रेल, तो इन पर क्या होता है, जो पटरियां बिछाते हैं, तो इन पटरी बिछाने के लिए क्या है कि अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। जो अपन जहाज में और रेलों की पटरी में पट्टियाँ बिछाते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों को क्या की ज़रूरत थी? जंगलों की, क्योंकि जंगल में क्या होती है? लकड़ी, है ना। तो अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे बात को आप? व्यापारियों द्वारा पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डाइट्रिच बेंडिश नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे यानी जैसे सलाह मशवरा होता है ना, सलाह लेना, आपसी चर्चा करके निर्णय लेना, तो सलाह मशवरा के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। समझ रहे हैं ना, क्या किया गया? उनको देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। और फिर बेंड्स ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षण करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक तंत्र विकसित करना होगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी, वन संपदा की उपयोग संबंधी नियम, समझ रहे बच्चों, वन संपदा के उपयोगी नियम संबंधी तथा कपड़े पेड़ों की, हाँ समझ रहे, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तथा तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले, क्या, जैसा कि ये जंगल देख रहे हैं आप, लिखा दिख रहा है ना आपको, पेड़ काटने वाले, तो जो पेड़ कटा हुआ है ये पूरा जंगल आपको चित्र में दर्शाया गया है ना। इटली स्थित टास्कनी पोलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा, ये जंगलों के आजू बाजू क्या है, ये गलियारा यानी गली यानी रास्ता, ये चित्र देख रहे हैं आप, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से ये वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे अपने यहाँ यूकेलिप्टस के लगते हैं, ऐसे ही कनाडा का ये एक दावेदार बागान है। इसमें इंडिया फॉरेस्ट रिकॉर्डिंग भाग XB से किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना होगा। इस तरह ब्रैंडन ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम के सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। एम्पीरियम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। देहरादून पता ना बच्चों आप लोगों को कहाँ है? अपने भारत में है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट की भारत की स्थापना देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। क्या कहा गया? उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। लेकिन आज परिस्थितियाँ विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि
यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। समझ रहे? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक वनकी के नाम पर वैज्ञानिक वनकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। किनको? विभिन्न प्रजाति वाले, समझ रहा है, विनकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्तियां में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया। फिर क्या हुआ? विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया। समझ रहे बच्चे आप लोग? कितने बार संशोधन किया गया? इसमें 2 बार संशोधन किया गया। ठीक है। फिर पहले 1878 में और फिर 1927 में। फिर 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 1878 वाले अधिनियम में कितनी श्रेणियों में जंगलों में बांटा गया? जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। समझ रहा है? पहले आरक्षित, दूसरा सुरक्षित, तीसरा ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण, ये 3 चीज शब्दों को उद्बोधन ध्यान से सुनिए, मिलते जुलते हुए हैं। आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। समझ रहे? जो सबसे अच्छे जंगल थे उनको आरक्षित वन नाम दिया गया। और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। समझ रहे? गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। समझ रहे हैं? वे घर बनाने के लिए या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। समझे? इसलिए अब आगे जो है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, प्रभावित से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे बच्चों। जैसे एक अच्छा जंगल कैसे होना चाहिए, हमने आपको अब भी अध्ययन कराया है ना 2 मिनट पहले, कि जंगल किस प्रकार से आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण की दृष्टि से क्या क्या नामों से संबोधित करके उनको उनका नामनीकरण किया गया। इसी प्रकार से एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। समझ रहे हैं? वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों, जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना, अपनी अपनी ज़रूरतों को ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ये अपना कार्य कर रहे हैं। जैसा कि बिनीना में, है ना, जैसे जंगल में महुआ बन रहे हैं, है ना, इसी प्रकार से जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों, जो बहुत मजबूत, लंबी और सीधी हों एकदम। समझ रहे हैं ना? इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया। सागौन, साल जाति लकड़ियों को इसलिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि वो बहुत मजबूत होती हैं, है ना, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। और दूसरी किस्में काट डाली गईं। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। समझ रहे हैं? ये सबसे पहला फल है मेरा ख्याल। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद, हाँ नहीं सही है, ठीक ठीक, फल और कंद
अत्यंत पोषक खाद्य हैं। क्या ये बहुत अत्यंत पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फल कट कर, विशेष तौर पर, हेलो बच्चों ध्यान दे रहे हैं आप, फल कट कर घर न आए हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है ना बच्चों, ध्यान दे रहे हैं आप, जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। इसलिए लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? लकड़ी का प्रयोग लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दे रहे हैं आप लोग, काय में किया जाता है? लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। छतरी जानते ना, कबूतर की छतरी बनाते हैं, टोकरी अपन लोग घर में गेहूँ चावल वगैरह सब्जी वगैरह रखने के लिए बनाते हैं या फिर खरीद के लाते हैं बनी बनाई। इसलिए क्या होता है, टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुमड़े के खोल को, सूखा जो कुमड़ा रहता है ना, सूखे हुए कुमड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से साधु संत ऋषि मुनि महात्मा लोग शुद्ध वैष्णवी भोजन, शुद्ध जल के लिए या फिर जल के उपयोग के लिए वो लिए रहते हैं ना, क्या कुमड़े के खोल वाला वो कमंडल टाइप का, है ना। तो इसी प्रकार से बोतल के रूप में किया जा सकता है। और जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर आँखों फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। शियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। जो शियादी की जो बॉल होती है ना, बॉल है ना, जैसे सेमी की बॉल, तोरैया की बॉल, इसी प्रकार से शियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सैमूर से सूती रेशम यानी शैमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। समझ रहे हैं? जैसा कि आप ये चित्र पर देख रहे हैं, दर्शाया गया है कि खलिहानों से अनाज लाते हुए ये दिख रहे हैं आप लोगों को, किसान दिख रहे हैं खलिहानों से अनाज लाते हुए। इसी तरीके से वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियाँ गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन संरक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। ठीक है, जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली और महिलाएं विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए समान बात थी। बच्चों ध्यान दे रहा है, पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए समान बात थी। अब वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित होती है? जो वनों के नियम बनाए जाते हैं उससे खेती कैसे प्रभावित होती है मालूम है आपको? देखिए क्या होता है। जैसे यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव, समझ रहे हैं, सबसे गहरा प्रभाव झूम या धम्मू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। फिर एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। क्या है? एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिलाप,
मिलापा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना, हिंदुस्तान में धूमंतु खेती के लिए धाया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदांद और कुमारी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। धूमकेतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है। कितने से कितने समय के लिए? 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वह फिर से जंगल पनप जाए। जब जंगल फिर से पनप जाए, उग जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन, समझ रहे हैं? कसावा और लैटिन। अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। यूरोपीय वन संरक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था, परंतु उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाएं। समझ रहे हैं? ऐसी जगह पर इमारती लकड़ी वाले पेड़ ना उगाएं। जैसा कि आप ये जंगल देख रहे हैं, तो ऐसी जगह पर क्या किया गया? लिखा गया कि जंगल के पे इमारती वाली लकड़ियों के पेड़ ना उगाए जाएं और जंगल के पेंदा या पोदू हिस्सों को जलाना। तो ये जलाया जा रहा है चित्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना? इसी प्रकार से जैसा अपन ने देखा तो जा सकता है। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के लिए भी पेड़ों के लिए भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। धूमतु खेती के कारण सरकार के लिए, समझ रहे हैं? खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने धूमतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। क्या किया? छोटे बड़े विद्रोह के जरिए अपना क्या किया बच्चों? प्रतिरोध किया, है ना? तो अब जैसा कि अपन जैसे शिकार की आज़ादी किससे थी, समझ रहे हैं आप लोग? शिकार की आज़ादी, शिकार करने वाले जो हैं उनको किनको आज़ादी थी शिकार करने की? तो शिकार करने की आज़ादी से तात्पर्य जैसे जंगल संबंधी नए कानूनों के वनवासियों के लिए, जो वनवासी थे, वन में रहते थे, उनको क्या किया गया? वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया गया। क्या किया गया? उनके जीवन को एक और से प्रभावित किया गया। वो कैसे प्रभावित किया गया? वन कानून के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग, समझ रहे हैं, जैसे हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे, परंतु यह पारंपरिक प्रथा, समझ रहे हैं, परंतु यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। क्या हो गई? अब गैर कानूनी हो गई। जब गैर कानूनी हो गई तो शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को क्या किया जाता है? अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाता है और दंडित किए जाने लगा। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखिर एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघ और दूसरे जानवरों को शिकार करना सदियों से
दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। क्या संस्कृति का हिस्सा रहा था। लेकिन अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मज़ा लेते हुए देखा गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां, समझ रहे बच्चों आप लोग, कई प्रजातियां, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, जैसे शिकार ये डले हुए हैं, आप देख रहे हैं ना कि नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडर तो क्या होता है, लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। फिर अंग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवर, जंगली जानवर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे, परंतु बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनमें किसानों को खतरा है। क्या है? किसानों को खतरा है। अब ये किसानों को खतरा है कैसे? देखिए इस प्रकार से, क्योंकि 1857 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80.000 से ज़्यादा क्या हुआ, बाघ 1.50.000 तेंदुए क्या हुआ बच्चों? ध्यान दे रहे हैं आप बच्चों, है ना? तो खतरनाक जानवर को मारकर वे हिंदुस्तान को मत बनाना चाहते थे। मैं पुनः दोहराकर आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, है ना? तो खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80.000 से ज़्यादा बाघ, 1.50.000 तेंदुए और 2.000 भेड़िए मार गिराए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा। समझ रहे? 400 बाघों को क्या किया था? मारा था। फिर क्या, प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे, लेकिन काफ़ी समय बाद पर्यावरणवादियों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। ध्यान दे रहे बच्चों आप लोग? ना कि क्या होना चाहिए, इनको मारा जाना चाहिए। फिर क्या हुआ? नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। समझ रहे बच्चों? नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। तो इससे क्या तात्पर्य है, आप लोग समझने का प्रयास करें। हम आप लोगों को पुनः दोहरा के इस बात की जानकारी देना चाह रहे हैं कि नए व्यापार, नए रोजगार और नए सेवाएं, अर्थात जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के कानून, कई तरह के नुकसान हुए। समझ रहे हैं? क्या हुआ? कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। इसके साथ साथ क्या हुआ? नुकसान के साथ साथ कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। फिर उसके पश्चात कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसे, समझ रहे बच्चों? महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसे ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़न के मुनकदुरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकमात्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की और नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। समझ रहे हैं? क्या हुआ? पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए।
फिर हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि धूमांतु समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के, है ना, और कोय, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। बच्चों ध्यान दे रहे हैं आप लोग। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी और फिर स्थानीय इलाकों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। फिर इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंट के पुरावा कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और धूमकंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों व बगानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और महिलाओं दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। क्या हुआ बच्चों? उनकी वापसी आसान नहीं थी। अब जैसे नए शब्द देख रहे हैं, इजारेदारी, एकाधिकार, हम आप लोगों से इसका मतलब पूछेंगे बच्चों। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। अब अपन जैसे आ गए यहाँ पर कहाँ, वन विद्रोह। तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय के ने अपने ऊपर थोपे गए